नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 8 अक्टूबर का जो है थर्ड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट फ्री शिफ्ट के जो है सभी प्रश्न करने वाले हैं। जो मुझे वो सभी प्रश्न मिल चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जो आपको एसएससी एमटीएस के सभी एनालिसिस के वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें जो है मैंने तीनों सेक्शन का जो कंपाइल कर दिया है, आप इस वीडियो को पूरी तरह कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। और जो सेकंड शिफ्ट का जो है मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं दिया था, उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। काल बैसाखी जो है हवा किस राज्य से संबंधित है? ये काल बैसाखी हवा जो है पश्चिम बंगाल में बहता है। अगर बात करें काल बैसाखी, तो यह तेज गति से चलने वाली स्थानीय तूफानों को कहा जाता है। ये तूफान गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं और आर्द्र समुद्री हवाओं के मिलने से बनता है। इन तूफानों के साथ मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि भी होता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है, जबकि असम में इसे बोरदोइसला कहा जाता है। असम में क्या कहते हैं? बोरदोइसला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची की अवधारणा लिया गया है। अगर बात करें समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इन विषय में शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, शादी, गोद लेना और उत्तराधिकार शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत ने व्यापार की आज़ादी, वाणिज्य और इंटर स्टेट व्यापार जैसे सिद्धांत भी अपनाया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची समेत 3 अनुसूचियों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अगर बात करें भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल से जुड़े हुए प्रावधान है। इनमें से कुछ प्रमुख अनुच्छेद जो है यहाँ पर देख लीजिए। अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। इसमें जो है युद्ध, बाहरी हमला या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 358 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए 6 मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। यह जो है 358 कहाँ लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है, जो सभी राज्यों में लगता है। अनुच्छेद 360 के तहत यह वित्तीय आपातकाल से जुड़ा हुआ प्रावधान है, जो भारत की वित्तीय स्थिरता या ऋण पर खतरे की स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अगर बात करें अनुच्छेद 353 की, तो आपातकाल की घोषणा के प्रभाव से जुड़ा हुआ यह प्रावधान है। अनुच्छेद 354 में आपातकाल के दौरान राजस्व वितरण से जुड़े हुए प्रावधान लागू होगा। आपातकाल की अवधारणा जो है जर्मनी के वीमर संविधान से जो है या वाइमर संविधान से लिया गया है। अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है। ये 3 बार जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, और अभी तक जो है वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? 1939 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो 1939 में किया गया था। इनके द्वारा जो है 2 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन किया गया, लेकिन जो उनके द्वारा फिर अपना नाम वापस ले लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक एक राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 3 मई 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उत्तर प्रदेश के मकरौर उन्नाव में किए थे, जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी से परास्त होने के बाद 29 अप्रैल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द नेम से उपन्यास के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। देखिए, उपन्यास से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए उपन्यास का वीडियो या पुस्तक लेखक को जरूर देख लेना चाहिए। मैंने कराया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। द नेम से के लेखिका झुम्पा लाहिड़ी है, जो एक अंग्रेजी अमेरिकी लेखिका है। लाहिड़ी ने अंग्रेजी और इतालवी के कई उपन्यास और लघु कहानियों संग्रह प्रकाशित किया है। द नेम से उनके सबसे अच्छी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2023 में कबड्डी का कौन सा संस्करण खेला गया था? 10वां संस्करण खेला गया था। अगर बात करें पीकेएल के सीजन 10 में पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर को 28-25 से हराकर रोमांचक मैच का जो है जीत लिया था, और पुनेरी पल्टन ने पहली बार यह चैंपियन बनी थी। अगर बात करें कबड्डी मैच में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है, और यह जो टोटल 40 मिनट तक चलता है, ये सभी को पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की शुरुआत कब हुआ था? 1975 में हुआ था। अगर बात करें भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP की जो पहली बार 1975 में लागू हुआ था। इसमें जो है कभी कभी ऑप्शन में आपको यहाँ पर जो है
कुछ ऑप्शन में 2020 दिए, लेकिन इसमें संशोधन करने के बाद लागू हुआ था। ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी जो है साल 2000 में लागू हुआ था। यह नीति भारत सरकार ने क्रियान्वित किया है। इसका मकसद देश में जनसंख्या बढ़ोतरी और परिवार नियोजन से जुड़े हुए मुद्दों को सुलझाना था। इस नीति के तहत कुछ खास बात यहाँ पर समझ लिए। साल 2010 तक कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापित स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है और साल 2045 तक स्थिर आबादी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। गर्भ निरोधक स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य कर्मियों की सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने और समुदायों की भलाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। अगर बात करें 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य स्कूली शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। शिशु मृत्यु दर को कम करने पर ध्यान भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से? सभी लोग को पता है, मैंने स्पोर्ट्स का वीडियो कराया हुआ है। शतरंज से संबंधित है गैम्बिट शब्द। शतरंज की शुरुआत में जब कोई खिलाड़ी लाभदायक स्थिति हासिल करने के लिए सामग्री का त्याग करता है तो इसे गैम्बिट कहा जाता है। गैम्बिट शब्द जो है इतालवी भाषा के शब्द गैम्बेटो से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी को पैर से ठोकर मारकर गिरा देना। ज़्यादातर गैम्बिट में एक या एक से ज़्यादा मोहरों की बलि देनी होती है। किंग्स गैम्बिट, क्वींस गैम्बिट और इवांस गैम्बिट इसके कुछ जो है प्रसिद्ध उदाहरण हो जाएगा। जब कोई खिलाड़ी कोई चाल पेश करता है तो उसका प्रतिद्वंदी उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राजनेता या व्यापारी अपने क्षेत्र में प्रतिद्वंदियों के साथ संघर्ष में इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य रणनीतियों के लिए भी गैम्बिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्लिका साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? सभी लोग को पता है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। मैंने जो है लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और जो है वाद्य यंत्र वादक के बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं। कृपया करके आप लोग एसएससी एमटीएस का जीके का स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उससे आपको सारे ये प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि बार बार ये प्रश्न जो है 2-3 प्रश्न सभी शिफ्टों में आ रहा है, इसलिए वो वीडियो आपको देखना चाहिए। जाइए आप लोग एसएससी एमटीएस का स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको जो है कम से कम नहीं प्रश्न तो आपको 10 से 15 प्रश्न जरूर मिल जाएगा। अगर बात करें मल्लिका साराभाई तो यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य की शैलियों की अग्रणी नर्तक थी। वह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, अभिनेत्री, निर्देशक, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता है। मल्लिका साराभाई के बारे में कुछ और खास बात जान लीजिए। मल्लिका साराभाई का जन्म 9 मई 1954 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। मल्लिका साराभाई नर्तकी मृणालिनी साराभाई और अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी हैं। मल्लिका साराभाई ने 5 साल की उम्र में ही नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। मल्लिका साराभाई ने कई नाटकों और फिल्मों में भी काम किया है। पीटर ब्रूक को नाटक महाभारत में उन्होंने द्रौपदी का किरदार निभाया था। मल्लिका साराभाई ने भारत और विदेश के कई महोत्सवों में हिस्सा लिया है। मल्लिका साराभाई को 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मल्लिका साराभाई अहमदाबाद के दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की निदेशक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेहरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ा हुआ है। इस स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। स्तंभ पर चंद्र नाम के राजा का उल्लेख है, जिसे आमतौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ के कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसे भगवान विष्णु को समर्पित किया गया और इसे जो है विष्णुपद के नाम से भी जाना जाता है। इस स्तंभ पर अपने निर्माण में इस्तेमाल किया गया धातु के जंगरोधी प्रकृति के लिए भी जाना जाता है। स्तंभ की ऊंचाई जो है 7.2 मीटर है और इसका वजन जो है 3 टन से ज़्यादा है। स्तंभ पर कई शिलालेख हैं, जिनमें से कुछ को प्रमुख स्थान पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि इसे पहले उदयगिरि गुफाओं के बाहर बनाया गया था और बाद में इसे दिल्ली सल्तनत के मेहरौली में कुतुब परिसर में लाया गया था। कुतुब मीनार और मेहरौली लौह स्तंभ को देखने के लिए एक ही टिकट लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश द्वारा नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? मिस्र देश द्वारा नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार या सम्मानित किया गया है। अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र की ओर से ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें दुनिया के कई और प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें जो है फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर और अमेरिका का लीजन ऑफ द मेरिट जैसे अवार्ड शामिल हैं। अगर बात करें ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो की तो यह भूटान द्वारा 2021 में नरेंद्र मोदी को दिया गया था। लीजन ऑफ मेरिट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2020 में नरेंद्र मोदी को दिया गया था। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनसांस जो है बहरीन द्वारा 2019 में दिया गया था। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निशान इजुद्दीन जो है मालदीव द्वारा 2019 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? हंटर कमीशन का इस गठन किया गया इसके जांच के लिए। यह घटना जो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में हुआ था।
इस घटना में ब्रिटिश सेना ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाकर सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों को घायल कर दिया था। इस घटना के पीछे कई कारण थे, जिनमें से एक था रॉलेट एक्ट, जो 1919 में लागू हुआ था। इस घटना में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाया था। इस घटना में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े हैं। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक टोटल 379 लोग मारे गए, जबकि अनाधिकृत आंकड़ों के मुताबिक 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी जांच में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही है। इस घटना के याद में जलियांवाला बाग में स्मारक बनाया गया है। इस घटना को भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत माना जाता है। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीतरगांव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? स्कंदगुप्त द्वारा भीतरगांव के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। भीतरगांव जो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है, जहां गुप्तकालीन एक मंदिर के अवशेष उपलब्ध है, जो गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक है। ईंटों का बना यह मंदिर अपनी सुरक्षित तथा उत्तम सांचे में ढाली हुई ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रतिशत कितना है? 11.2%। यह आंकड़ा जो है 2022-23 में 11.28 रहा। यह 2013-14 में 29.17% था। इस अवधि में लगभग 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। 2015-16 में से लेकर 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो MPI का आंकड़ा 0.117 से 0.66 हो गया था, यानी इस अवधि में MPI करीब आधा हो गया था। अगर बात करें भारत में गरीबी के स्तर में बड़ी गिरावट है। साल 2023-24 में गरीबी दर जो है 8.5% रहने का अनुमान है, वहीं 11-12 में यह 21% था। भारत में गरीबी मापने का आधार जान लीजिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक वयस्क के लिए क्रमशः 2400 और 2100 कैलोरी का न्यूनतम दैनिक आवश्यकता है। शहरों में प्रतिदिन 47 रुपये और गाँव में 32 रुपये से कम खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पाइरोगैरा, ये मोलस्का, पेरीफेरा, इनमें से किस अंग में जो है हड्डी नहीं होता है? स्पॉन्ज यानी कि पेरीफेरा संघ के जंतुओं में हड्डी नहीं होता है। फाइलम पेरीफेरा का परिचय, संघ पेरीफेरा में स्पंज शामिल है। स्पंज सरल अकशेरुकी जानवर है जो जलीय आवासों में रहते हैं। हालांकि अधिकांश स्पंजी समुद्री है, जो कुछ प्रजाति मीठे पानी की झीलों और धाराओं में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागालैंड का इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो है रेंगमा नृत्य हो जाएगा? नागालैंड का ये लोक नृत्य जो है रेंगमा नृत्य है। उत्तर नागालैंड है। रेंगमा नागालैंड का पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक स्वयं एक स्वर में और गूंज प्रभाव के साथ गाते हैं, क्योंकि वे हर्षित मनोदशा को व्यक्त करने के लिए इस तरह के जोश के साथ प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें राष्ट्रीय एकता दिवस की, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन हर साल जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। साल 2014 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने 560 रियासतों को भारत संघ में मिलाने और अहम भूमिका निभाई था। वे भारत की आज़ादी के लिए एक सामाजिक नेता के तौर पर भी काम किए हैं। बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दिया था। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के पीछे मकसद है देश की एकता को बढ़ावा देना, देश के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के बारे में जागरूक फैलाना, देश को एकजुट करने के लिए पटेल और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए संघर्ष और बलिदानों को याद करना, विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए महत्व पर जोर देना। तो ये जो 8 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलिए मुझे जो है कुछ इंग्लिश के भी प्रश्न मिले हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला जो है कुडोस का सिनोनिम पूछा गया था। बताना इसका कुडोस का सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा? एप्लाउज, एक्कोलेड, ग्लोरी, क्रेडिट, एक्लेम, प्रेज, ऑनर, लाउड, कमेंडेशन, प्रॉप्स, ये सभी जो है कुडोस का सिनोनिम होता है, मानी सम्मान के रूप में जो है कुडोस का सिनोनिम हो जाएगा। अगर बात करें एंटोनिम का, तो ऑब्सक्यूरिटी, इनफेमी, नोटोरियस, यानी ये सभी कुख्यात का जो है, ये सभी इसका एंटोनिम हो जाएगा। कुडोस का एंटोनिम ये सभी हो जाएगा। नोटोरियस मतलब कुख्यात होता है, और ये जो है प्रशंसा सम्मान से संबंधित हो जाएगा, यानी कोई सम्मानित व्यक्ति। इसी प्रकार जो ये सभी सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलैक्टेंट का जो है सिनोनिम पूछा गया था। इसका मतलब होता है अनिच्छुक, यानी कि हेजिटेंट, लोथ, अनश्योर, अनविलिंग, डिसइंक्लाइंड, स्केप्टिकल, एवर्स, अनईगर, शाई एंड इनडेसिसिव जो है इसका सभी सिनोनिम हो जाएगा। अगर बात करें इसके जो है एंटोनिम का, तो इंक्लाइंड, ईगर एंड डिस्पोज्ड हो जाएगा, माने इच्छुक का जो है ये सभी मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, पेनेसिया का सिनोनिम पूछा गया था। इसका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल क्योर, क्योर ऑल, या क्योर फॉर ऑल इल्स, या यूनिवर्सल रेमेडी हो जाएगा। ये सभी सिनोनिम हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो एग्रावेट, वर्सन और स्पॉइल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था लेनिएंट का सिनोनिम पूछा गया था। ये सभी प्रश्न जो है सेकेंड शिफ्ट का 8 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट का ये सभी प्रश्न जो है टोटल 4 सिनोनिम पूछा गया था। लेनिएंट का सिनोनिम देख लीजिए, सिंपैथेटिक, कंपैसियोनेट, फ्रेंडली, मर्सीफुल, फॉरगिविंग, प्लीजेंट, पेशेंट और जेंटिल हो जाएगा। अगर बात करें एंटोनिम का तो स्ट्रिक्ट, हार्श, रूड और सीवियर हो जाएगा। तो ये थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। अगर बात करें वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया। वेदों की सर्वश्रेष्ठता को मानते हुए उन्होंने यह माना था कि वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाणिक नहीं है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था और वैदिक सिद्धांत और परंपराओं के पुनरुद्धार की वकालत भी किए थे। दयानंद सरस्वती से जुड़ी कुछ खास बात जान लीजिए। उनका जन्म जो है 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था। उन्होंने वेदों का अनुवाद किया और सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य, भूमिका और वेद भाष्य जैसी किताबें भी लिखी है। उन्होंने आंग्ल वैदिक स्कूल यानी कि डीएवी स्कूल की स्थापना भी किए थे। उन्होंने 1875 में मुंबई के गिरगांव में आर्य समाज की स्थापना किए थे। उन्होंने समता, समानता और कई सुधारों का संदेश देने वाले वेदों को जाना। उन्होंने सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए काम किया और समूची मानवता के लिए शांति और कल्याण का मार्ग दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? यह जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है और यह जो है एक प्रकार का मूल अधिकार है। अगर बात करें मूल अधिकार के तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसमें जो सबसे पहले समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार जो अनुच्छेद 29-30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगर आप लोगों ने अनुच्छेद का जो है डिटेल वीडियो देखना है तब जाइए प्लेलिस्ट में जो है एमटीएस का प्लेलिस्ट है स्ट्रेटेजी का, उसमें जो पड़ा हुआ है आप देख लीजिएगा। मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ और बात जान लीजिए। मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के एक अहम हिस्सा है। ये जो अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत विकास में मदद करते हैं और उनकी गरिमा की रक्षा करते हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा अधिकार वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन ने 1215 में जारी किया था। मौलिक अधिकारों की रक्षा का काम सर्वोच्च न्यायालय का होता है। मौलिक अधिकार पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में पाबंदियां लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितना होता है? सभी लोग को पता है 65 वर्ष होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होगा। यह एक निश्चित और अनिवार्य प्रावधान। इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति सभी न्यायाधीशों की 65 वर्ष की आयु में तक सेवानिवृत्त होना तय है। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 न्यायाधीश और एक जो है मुख्य न्यायाधीश यानी कि टोटल जो है 34 न्यायाधीश हो जाएगा। अगर बात करें अभी वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1856 में पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने वाला कानून था। यह कानून 16 जुलाई 1856 को पारित हुआ था और 26 जुलाई 1856 को लागू किया गया। इस कानून को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग ने इसे पारित किया था। अगर पूछा जाता है यहाँ पर जो किसके द्वारा काल के दौरान पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम कब आया था? 2013 में आया था। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013 में आया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA जो है 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया था। हालांकि इसे 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। इसे खाद्य अधिकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत देश के करीब 2/3 लोगों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न मुहैया कराने का मकसद है। इसके तहत कुछ खास बात जान लीजिए। राशन कार्ड जारी करने के लिए परिवार के सबसे बुजुर्ग महिला को मुखिया होना जरूरी है। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिला और माताओं और 6 महीने से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में पौष्टिक भोजन मिलता है। 6 साल तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानक तय किया गया है। खाद्य सब्सिडी सीधे पात्र परिवारों के बैंक खातों में नकद में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिरका में बेकिंग सोडा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलता है। अब चलिए कुछ फलों में पाए जाने वाले एसिड के नाम जान लीजिए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर बात करें साइट्रिक एसिड के तो यह जो है सबसे ज़्यादा आम एसिड है जो खट्टे फलों में पाया जाता है। यह जो नींबू, संतरा, अमरूद, आम, ग्रेपफ्रूट वगैरह में यानी जितने भी खट्टे फल है उन सभी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड की बात करें तो यह जो है आम, अंगूर, अनार और सेब में जो है मैलिक एसिड पाया जाता है।
टार्टरिक एसिड की बात करें तो यह जो है अंगूर, अनानास, अंजीर ये सभी में पाया जाता है। और बेंजोइक एसिड जो है यह कैनबरी, प्रून्स और प्लम्स में जो है सभी में बेंजोइक एसिड पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा श्रीमाली को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 2009 में जो है कथक के लिए प्रेरणा श्रीमाली को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कथक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। यह कहानी कहने की परंपरा पर आधारित और इसे जो है कथक शब्द संस्कृत के शब्द कथा से लिया गया है। कथक नृत्य की कुछ खास बात जान लीजिए। कथक नृत्य की उत्पत्ति 400 ईसा पूर्व के भक्ति आंदोलन से माना जाता है। कथक नृत्य को कुशीलव के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, कुशीलव जो है कथक के नाम से भी जाना जाता है। कथक नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हो सकते हैं। कथक नृत्य में तेजी, लचक और सांसों का सटीक संचालन शामिल होता है। कथक नृत्य में शास्त्रीय, समकालीन और सूफी जैसे अंदाज होते हैं। कथक नृत्य में उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी शैलियों का संगीत होता है। कथक नृत्य में तबला, पखावज, ड्रम, सारंगी, सितार, सरोद, बांसुरी और गायकों का इस्तेमाल किया जाता है। कथक नृत्य के 3 प्रमुख घराने जान लीजिए, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना हो जाएगा। कथक नृत्य में पुरुष नर्तक चौड़ी स्कर्ट और गोल टोपी पहनते हैं, जबकि महिलाएं नर्तकियां चूड़ीदार पैजामा पहनती हैं। पंडित बिरजू महाराज जो है भारत में कथक नृत्य के लखनऊ काल का बिंदादीन घराने के एक भारतीय नर्तक, संगीतकार और गायक और प्रतिपादक थे। वह कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे, जिसमें जो है उनके 2 चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज है और उनके पिता जो है और गुरु अच्छन महाराज शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक पदक किस वर्ष जीता था? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में जीता था। इस मैच में भारत ने नीदरलैंड को हराया था। इस मैच में दिग्गज हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद ने कुल 14 गोल किए थे। अगर बात करें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कुल 12 पदक जीते हैं। इनमें जो है 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 जो है कांस्य पदक शामिल है। भारत ने 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। इसके अलावा भारत ने 1964 में टोक्यो में और 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता है। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारत ने स्पेन को 4-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। यह हॉकी में भारत का आखिरी स्वर्ण पदक था। निम्नलिखित में से कौन जो है अग्नेय चट्टान का उदाहरण है? गैब्रो जो है अग्नेय चट्टान का उदाहरण। कुछ जो और उदाहरण देख लीजिए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, ऑब्सीडियन, डायोराइट और एंडेसाइट, प्यूमियस, रायोलाइट, टफ और डेसाइट, ये सभी जो है अग्नेय चट्टान के उदाहरण है। अगर बात करें अग्नेय चट्टान मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से बनता है। मैग्मा पृथ्वी के मेंटल में मौजूद पिघली हुई चट्टान होता है। जब यह सतह पर पहुंचता है तो इसे लावा कहा जाता है। अग्नेय चट्टानों की बनावट मैग्मा के ठंडा होने की दर पर निर्भर करता है। अग्नेय चट्टान के बारे में कुछ और खास बात जान लीजिए। अग्नेय चट्टान में कई खनिज होते हैं जिनका आकार जो है अलग अलग होता है। ये चट्टानें अम्लीय पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। अग्नेय चट्टान को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। उनमें जो है घुसपैठी अग्नेय चट्टान, बहिर्मुखी अग्नेय चट्टान हो जाएगा। निर्माण उद्योग में बेसाल्ट, डायबेस और ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी जो है किस संगीत वाद्य से संबंधित है? ये जो है सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगर बात करें प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी जो है सुरबहार वाद्य से संबंधित है। इनका जो है सितार का एक बड़ा संस्करण है। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार और सितार का जो है बड़ा संस्करण है। अन्नपूर्णा देवी 20वीं सदी में सुरबहार वादन करने वाली एकमात्र ज्ञात उस्ताद थी। अन्नपूर्णा देवी से कुछ और इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। अन्नपूर्णा देवी का जन्म 1927 में मध्य प्रदेश के मैहर में हुआ था। उनका जन्म रोशन आरा खां था। जन्म का नाम रोशन आरा खां था। वे मेहर घराने के संस्थापक अलाउद्दीन खान की बेटी और शिष्या थी। उनके भाई जाने माने सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान थे। उन्होंने पंडित रविशंकर से विवाह किया था। उनका एक बेटा शुभेंद्र शंकर था जो एक कलाकार और सितार वादक था। उन्होंने 1977 में भारत सरकार के कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वे कई प्रमुख संगीतकार की शिक्षिका रही है, जिनमें जो है हरिप्रसाद चौरसिया, निखिल बनर्जी, अमित भट्टाचार्य, प्रदीप बरोद, सरस्वती शाह जो ये सभी जो है सितार आदि शामिल है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है वाद्य यंत्र के वादक से संबंधित देख लीजिए प्रश्न। हारमोनियम के कौन कौन से हो जाएगा? श्री पुरुषोत्तम वाला वलकर जो है हारमोनियम से संबंधित है। अप्पा जलगांवकर हारमोनियम हो जाएगा। ज्ञान प्रकाश घोष हारमोनियम से संबंधित है। बांसुरी के वादक देख लीजिए, टी.आर. महालिंगम जो है बांसुरी से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, बांसुरी से संबंधित है। एन रमानी बांसुरी से संबंधित है। पन्नालाल घोष बांसुरी से संबंधित है। शहनाई से कौन कौन संबंधित है देख लीजिए। दया शंकर जो है शहनाई से
संबंध है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है। अली अहमद हुसैन खान शहनाई से संबंधित है। नादस्वरम से कौन कौन संबंधित है? राजा रत्नम पिल्लई नादस्वरम से संबंधित है। शेख चिन्ना मौला नादस्वरम हो जाएगा। नेहरू स्वामी पिल्लई नादस्वरम हो जाएगा। ताल वाद्य यंत्र के प्रतिपादक देख लीजिए, घाटम के कौन कौन हो जाएगा? टी.एच. विनायक राम और जो है ई.एम. सुब्रमण्यम हो जाएगा। कंजरा का देख लीजिए, पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई हो जाएगा। तबला का देखिए वादक कौन कौन है? जाकिर हुसैन हो जाएगा, साबिर खान, अल्लाह रखा खान, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, उस्ताद सफातत अहमद खान, पंडित ज्ञान प्रकाश, ये सभी जो है तबला वादन से संबंधित है। पखावज के देख लीजिए, तोता राम शर्मा, गोपाल दास, रामशंकर पागल दास, पंडित अयोध्या प्रसाद, ये सभी जो है पखावज से संबंधित है। मृदंगम का देख लीजिए, एस.वी. राजा राव, के.बी. प्रसाद, पालघाट मणि अय्यर, पालघाट रघु, कराईकुडी आर मणि, ये सभी मृदंगम से संबंधित है। स्ट्रिंग उपकरण प्रतिपादक से संबंधित देख लीजिए, गिटार से संबंधित ब्रिजभूषण काबरा, जो एमटीएस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया हुआ है। ये जो है ब्रिजभूषण काबरा जो है गिटार से संबंधित है, और ये जो है 1 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। सारंगी के एक जो है तरह एक बाजा होता है जो एस बालमुरली कृष्ण, नागेन डे और खडेन डे और यू श्रीवनसन जो है ये सभी सारंगी से संबंधित हो जाएगा। रुद्र बीना से कौन कौन है? असद अली खान हो जाएंगे। पियानो के वादक जो है बी बल सारा हो जाएगा, और बीन से जो है असद अली खान संबंधित है। और विचित्र बीना से जो है अब्दुल अजीज खान और अहमद राजा खान संबंधित है। अगर बात करें मोहन बीना के तो पंडित विश्व मोहन भट्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और संतूर से संबंधित देख लीजिए, भजन सुपारी संतूर से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है। पंडित तरुण भट्टाचार्य संतूर से संबंधित है। अगर बात करें सारंगी की तो अब्दुल लतीफ खान सारंगी से संबंधित है। उस्ताद बिंदा खान सारंगी से संबंधित है। रमेश मिश्रा, सुल्तान खान और पंडित राम नारायण जो है सारंगी से संबंधित है। और शकूर खान भी याद रखिएगा, ये भी बार बार पूछा जाता है। ये सभी जो है सारंगी से संबंधित है। सितार के देख लीजिए कौन कौन संबंधित हो जाएगा? उस्ताद विलायत खान, पंडित रविशंकर, सुजात हुसैन खान, शाहिद परवेज खान, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, मुश्ताक अली खान और बुधादित्य मुखर्जी, ये सभी जो है सितार से संबंधित है। सरोद से कौन कौन हो जाएंगे? उस्ताद अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, बहादुर खान, जरीन एस शर्मा, शरण रानी, उस्ताद अली अकबर खान, ये सभी जो है सरोद से संबंधित है। वायलिन के कौन कौन हो जाएंगे? लाल गुडी जयराम, वीजी जोग, एम चंद्रशेखरन, एन.आर. मुरलीधरन और एम.एम. गोपाल कृष्णन जो है ये सभी वायलिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था? राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंश के बीच कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अगर बात करें पाल वंश का शासन तो ये भारत के पूर्वी हिस्सों में था। प्रतिहार वंश का शासन पश्चिम भारत के अवंती जालौर क्षेत्र में था। और राष्ट्रकूट वंश का शासन भारत के दक्कन के क्षेत्र में था। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए इन 3 साम्राज्यों के बीच 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष या कन्नौज त्रिकोण युद्ध भी कहा जाता है। इस संघर्ष के पीछे कई कारण थे, जिनमें कुछ प्रमुख कारण ये रहे। कन्नौज शहर पर नियंत्रण करना, क्योंकि उस पर समय पर यह संप्रभुता का प्रतीक था। गंगा घाटी के उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण करना। इस संघर्ष के बारे में कुछ और बात जान लीजिए। इस संघर्ष के कारण इन 3 साम्राज्यों को कमजोर किया गया। इसके तहत जो है तुर्कों को इन्हें हराने में मदद मिला। 10वीं शताब्दी के शुरुआत में इन सभी साम्राज्यों का पतन शुरू हो गया। इन साम्राज्यों के पतन के बाद कई नए सामंत राज्यों का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय श्रेणी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में जो गुरु शिखर दिया गया है जो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, इसलिए यही बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट जो है सभी पर्वत चोटी की ऊंचाई के लिए, क्योंकि जो आगे के शिफ्ट में बार बार पूछा जा रहा है, कंचनजंगा की चोटी की ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है। नंदा देवी की ऊंचाई जो है 7,816 मीटर है। कामेट चोटी की ऊंचाई 7,756 मीटर है। साल्टोरा कांगेर चोटी की ऊंचाई 7,742 है। सासेर कांगरी चोटी की ऊंचाई 7,672 मीटर है। मामा स्टोकोंग कांगरी चोटी जो है 7,516 मीटर है। रीमो पीक जो है 7,385 मीटर है। हार्डेल पीक जो है 7,151 मीटर है। और त्रिशूल शिखर 7,120 मीटर है। और चकम्बा चोटी जो है 7,138 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो है राज्य से संबंधित सभी पर्वत चोटी और उसकी ऊंचाई देख लीजिए। आरामाकोंडा जो है यह पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश में, इसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। कांगोटा जो है यह पूर्वी हिमालय के अरुणाचल प्रदेश में, इसकी ऊंचाई 7,060 मीटर है। सोमेश्वर किला जो है यह पश्चिम चंपारण बिहार में है, इसकी ऊंचाई 880 मीटर है। बैलाडीला रेंज दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ में, इसकी ऊंचाई 1276 मीटर है। सोनसोगोर पश्चिमी घाट है गोवा में और इसकी ऊंचाई 1166 मीटर है। गिरनार जो है यह जूनागढ़ जिला गुजरात में, इसकी ऊंचाई 10,169 मीटर है।
करोह पीक जो मोरनी हिल्स हरियाणा में, इसकी ऊंचाई 1467 मीटर है। रोया पुरगिल जो है पश्चिमी हिमालय हिमाचल प्रदेश में, इसकी ऊंचाई 6816 मीटर है। केटू काराकोरम सोरेनी जो है जम्मू कश्मीर में है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। पारसनाथ जो हिल्स जो है ये झारखंड में, इसकी ऊंचाई 1370 मीटर है। मुलय निगरी जो है पश्चिम घाट कर्नाटक में, इसकी ऊंचाई 1930 मीटर है। अनमुड्डी पश्चिमी घाट केरल में, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। धूपगढ़ जो है सतपुरा मध्य प्रदेश में है, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। कलसूबाई शिखर जो है पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में, इसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। माउंट आयोसु सेनापति जिला मणिपुर और नागालैंड में, इसकी ऊंचाई 2994 मीटर है। शिलोंग पीक खासी हिल्स मेघालय में, इसकी ऊंचाई 1965 मीटर है। फवांग पुई सहाइसा जिला मिजोरम, इसकी ऊंचाई 2157 मीटर है। माउंट सारामती नागा हिल्स नागालैंड में, इसकी ऊंचाई 3826 मीटर है। देवमाली पूर्वी घाट ओडिशा में, इसकी ऊंचाई 1672 मीटर है। गुरु शिखर अरावली रेंज राजस्थान में, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कंचनजंगा पूर्वी हिमालय सिक्किम में, इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। डोडा बेटा नीलगिरी हिल तमिलनाडु में, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। डोली गुट्टा डेक्कन पठार तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा में, और इसकी ऊंचाई 965 मीटर है। बेतालोंगचीम जमुई पिल्स हिल त्रिपुरा में, इसकी ऊंचाई 930 मीटर है। अस्मोडेग पीक जो है शिवालिक हिल्स उत्तर प्रदेश में, और इसकी ऊंचाई 945 मीटर है। और आखिरी जो देख लीजिए नंदा देवी गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में, इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नटराज की नृत्य की मूर्ति किस भगवान से समर्पित है? भगवान शिव से समर्पित है। अगर बात करें नटराज भगवान से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, नटराज जो भगवान शिव का एक रूप है। नटराज को नृत्य का भगवान भी कहा जाता है। नटराज की मूर्ति भगवान शिव को तांडव नृत्य के रूप में दिखाया गया है। नटराज की मूर्ति में शिव की ब्रह्मांड के निर्माता, संरक्षण और विध्वंसक की भूमिकाओं को एक ही छवि में दिखाया गया है। नटराज की मूर्ति में शिव के 4 हाथ होते हैं। नटराज की मूर्ति में शिव के चारों ओर एक पहिया सा घूमता हुआ दिखाई देता है। यह जीवन की घटनाओं और परिवर्तन का प्रतीक है। नटराज की मूर्ति भारतीय आध्यात्मिक दर्शन का एक शिखर बिंदु है। नटराज की मूर्ति धर्म और कला के बीच का संबंध का प्रतीक है। नटराज की मूर्ति सृजन, विनाश और बीच की सभी चीजों को शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? यह जो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। विशाल स्नानागार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो में मिला था। यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्मारक है। इसे द ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। यह ईंटों से बना एक विशाल हौज है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत था। इसे प्राचीन दुनिया का पहला सार्वजनिक जल टैंक माना जाता है। इसकी कुछ खासियत जान लीजिए। यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में एक कृत्रिम टीले पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर है। इसमें बना स्नान कुंड 11.8 मीटर लंबा और 7.04 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर जो है गहरा है। इसके दोनों सिरों पर तल तक जाने की सीढ़ियां दिया गया है। इसके बगल में कपड़े बदलने के लिए कमरे हैं। स्नानागार के फर्श को पक्की ईंटों से बनाया गया था। इसके पास एक बड़ा कुआं है जिसका पानी निकालकर स्नानागार में डाला जाता था। स्नानागार के कोने में एक निर्गम है जिसमें पानी बहकर नाले में जाता था। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी किया जाता था। हड़प्पा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लीजिए। हड़प्पा जो है 1921 में दयाराम साहनी पंजाब पाकिस्तान में मोंटेगरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यह मानव शरीर रचना विज्ञान की बलुआ पत्थर की मूर्तियां मिला था। अनाज का भंडार भी मिला था यहाँ से, और जो है बैलगाड़ी जो है यहीं से मिला था। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो से जो है मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। और 1922 में आरडी बनर्जी पंजाब पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से जो है महान स्नानागार, धान्यागार, कांस्य नृत्य करने वाली लकड़ी और जो है लड़की और पशुपति महादेव की मुहूर्त और दाढ़ी वाले आदमी की सेलखड़ी की मूर्ति, ये सभी जो है मोहनजोदड़ो से मिले होता है। बुने हुए सूत का एक टुकड़ा जो है मोहनजोदड़ो से मिला था। अगर बात करें सूतका गेंडोर से, 1929 में स्टीन पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में दस्ती नदी पर हड़प्पा और बेबीलोन के बीच एक व्यापारिक बिंदु था। चनहुदरो देख लीजिए, चनहुदरो 1931 में एनजी मजूमदार सिंधु नदी पर सिंध मनका बनाने की दुकान जो है चनहुदरो से मिला था। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते की पदचिन्ह भी चनहुदरो से मिला था। अमड़ी 1935 में एनजी मजूमदार सिंधु नदी के तट पर सिंध पाकिस्तान और मृग जो है साक्ष्य जो है अमड़ी से मिला था। कालीबंगा से क्या क्या मिला था? अग्निवेदी, ऊंट की हड्डी, और इसे जो 1935 में घोष द्वारा खोजा गया था। यह जो है घग्गर नदी के तट पर राजस्थान राज्य में है। और यहाँ से जो है ऊंट की हड्डी, लकड़ी का हल, ये सभी मिला था। लोथल से क्या क्या मिला था? ये जो है गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। यहाँ से पहला मानव निर्मित बंदरगाह, जहाज बनाने का स्थान, चावल का छिलका, अग्निवेदी, शतरंज खेलने का जगह
और जो है बहुत कुछ मिला था। अगर बात करें सूरकोटदा से तो 1964 में जेपी जोशी द्वारा खोजा गया था। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिला था, मनका भी मिला था सूरकोटदा से। बनवाली से जो है क्या क्या मिला था, ये जो हरियाणा राज्य में है, और इसे जो RS बिष्ट द्वारा 1974 में खोजा गया था, यहाँ से मनका और जौ मिला था। पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति दोनों के साक्षी जो है धौलावीरा 1985 में RS बिष्ट जो है कच्छ के रण में गुजरात में स्थित है, और यहाँ से जल संचयन प्रणाली की खोज हुआ था। पानी का हौज भी यहीं से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चिथिराई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। यहाँ जो है तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। देखिए महोत्सव से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं, कोई भी वीडियो जाके आप सारे देख लीजिएगा, क्योंकि जो है वहीं से सभी प्रश्न आने वाले हैं। क्योंकि देखिए एनालिसिस के वीडियो में कितना प्रश्न कराने वाले, मुश्किल से 10 करा देंगे, 15 करा देंगे, इससे बेसी नहीं करा पाएंगे। इसलिए आपको जो सेपरेट वीडियो देखना चाहिए, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अगर बात करें चिथिराई त्यौहार जो है तमिलनाडु के मदुरई में मनाया जाता है। यह त्यौहार शैव और वैष्णव धर्म के लोगों को एकजुट करता है। इस त्यौहार को लेकर कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। चिथिराई त्यौहार के बारे में जरूरी बातें जान लीजिए। यह त्यौहार अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार 15 दिनों तक चलता है। इस त्यौहार की शुरुआत जो है मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर से होता है। इस त्यौहार में मीनाक्षी देवी के राज्याभिषेक, रथ उत्सव और देवताओं का विवाह जैसे कई कार्यक्रम होते हैं। इस त्यौहार की समाप्ति भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्ला झागर को मंदिर में वापस लाने के साथ होता है। इस त्यौहार में लाखों लोग शामिल होते हैं। चिथिराई तमिल कैलेंडर का पहला महीना होता है। इस त्यौहार के नए साल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के किस पड़ोसी देश में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। इसका आंसर पाकिस्तान बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में जन्म दर जो है 21.8 था। शिशु प्रतिशत जो है 1000 लोगों पर सालाना था। वहीं शिशु मृत्यु दर जो है 1000 में 44, यानी कि 1000 जीवित जन्मे में 44 की मृत्यु हो गया था। जनगणना 2011 के कुछ और खास आंकड़े जान लीजिए। इसमें जो है 0 से 6 साल के बच्चों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 13.1% था। भारत का लिंगानुपात तो 943 था, यानी हर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। 5 से 14 साल के आयु वर्ग के बाल श्रमिकों की कुल संख्या जो है 10.12 मिलियन था। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में जो है बाल लिंगानुपात 935, सही पर कहीं पर मिलेगा आपको, या 938 मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिशु मृत्यु दर का मतलब प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों की संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक कौन है। कृष्णा सोबती द्वारा जिंदगी नामा उपन्यास लिखा गया है। अगर यहीं पर जब पूछा जाए उपन्यास से, तमस उपन्यास के लेखक कौन है, भीष्म साहनी हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव हो जाएगा। गोदान, करम भूमि, गबन ये सभी के लेखक प्रेमचंद हो जाएगा। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र वरदाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है। इसका आंसर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन पर गन्ने की खेती होता है। उत्तर प्रदेश में सालाना करीब 135.64 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। गन्ने के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर आता है। हालांकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच पहले और दूसरे नंबर पर क्रम बदलता रहता है। गन्ने की खेती के बारे में कुछ और बात जान लीजिए। गन्ना एक घास है और इसकी खेती के लिए ज़्यादा पानी और पोषक तत्व की ज़रूरत होता है। क्षेत्रफल के हिसाब से गन्ने की सबसे ज़्यादा खेती हिमालय के तराई में होता है। दक्षिण भारत में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गन्ने की पैदावार ज़्यादा होता है। उत्तर भारत में गन्ने की फसल 12 महीनों में तैयार होता है, जबकि दक्षिण भारत में 18 महीनों में तैयार होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन पश्चिम और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सीतामढ़ी में होता है। अगर बात करें चावल की, तो भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला फसल चावल है। यह पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु में भी चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। गेहूं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कपास जो है गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य है। बाजरा का जो उत्पादक कौन हो जाएगा, राजस्थान पहले स्थान पर। उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में भी बाजरे की खेती बड़े पैमाने पर किया जाता है। गन्ना तो यहाँ हो चुका है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और भारत ब्राज़ील के बाद गन्ना उत्पादन दूसरे नंबर पर है। सोयाबीन उत्पादन में यह जो खरीफ की फसल है, जिसे जो है सोयाबीन कहा जाता है, ये जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। अगर बात करें सेब, मक्का और गेहूं के, तो हिमाचल प्रदेश में सेब हो जाएगा और मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कोशिका में क्या मौजूद होता है। गुणसूत्र एवं जीन जो है कोशिका में मौजूद होता है। कोशिका से कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने साल 1665 में कॉर्क की पतली परत का अध्ययन करते हुए सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की खोज किया था। उन्होंने इन छोटे छोटे डिब्बों को कोशिका नाम दिया था।
कोशिका सभी सजीव जीवों के मूल संरचना है। कोशिका एक साथ मिलकर ऊतक बनाता है। कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं, कोशिका आवरण, कोशिका द्रव और केंद्रक होता है। कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर आने वाली सबसे बाहरी और जाने वाली सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है। कोशिका के डीएनए को संग्रहित करने वाला अंग नाभिक होता है। कोशिका से जुड़े कुछ और सवाल जान लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका एकल कोशिका वाला सूक्ष्म जीव है। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और आर्किया शामिल होता है। क्लोरोप्लास्ट पौधे की कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग है। यह भोजन बनाने वाली मशीन की तरह काम करता है। कोशिका चक्र में एएनडी प्रतिकृति और कोशिका विभाजन शामिल होता है। औसतन एक मानव कोशिका में चक्र टोटल 24 घंटे तक चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबड्डी मैदान की लंबाई और चौड़ाई की जो है कितना होता है? लंबाई 12.5 मीटर और चौड़ाई जो है 10 मीटर होता है। अगर कबड्डी के कुछ नियम के बारे में जान लीजिए। कबड्डी मैच 40 मिनट का होता है और इसमें जो है 2 हाफ होते हैं। हर हाफ 20 मिनट का होता है। कबड्डी मैच में हर टीम के एक एक बार जो है मौका दिया जाता है। कबड्डी मैच में विरोधी टीम के खिलाड़ी को रेड के दौरान पकड़ने पर 1 अंक मिलता है। अगर दूसरी टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर दिया जाता है तो इस टीम को 2 अतिरिक्त अंक दिया जाता है। रेड का अधिकतम समय 30 सेकंड का होता है। कबड्डी कोर्ट जो है डॉज बॉल गेम जितना बड़ा होता है। कबड्डी महासंघ के मुताबिक कोर्ट का आकार 13 × 10 मीटर का होता है। कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। इनमें से कुछ खिलाड़ी जो है ऑलराउंडर होते हैं, जो रेडर और डिफेंडर दोनों की भूमिका निभाते हैं। नॉकआउट मैच में अगर खेल बराबरी पर खत्म होता है तो अतिरिक्त 7 मिनट जोड़े जाते हैं। अगर अतिरिक्त समय के बाद भी कोई विजेता नहीं निकलता है तो मैच का निर्णय गोल्डन रेड के जरिए निकाला जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जान लीजिए। खेल में खिलाड़ियों की संख्या, क्रिकेट में जो टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में जो है 11 खिलाड़ी होता है। शतरंज में जो है एक टीम में 1 खिलाड़ी होता है और क्रिकेट में एक टीम में 3 या 6 खिलाड़ी होता है। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होता है। रिले रेस में 4 धावकों की एक टीम होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल क्रिकेट है। इसके अलावा फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेल भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SHGBLP में एल का अर्थ क्या होता है? लिंकेज होता है। एल का अर्थ जो है लिंकेज होता है। अगर बात करें इसके पूरे फुल फॉर्म की तो इसका SHG का फुल फॉर्म जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है और BLP का फुल फॉर्म बैंक लिंकेज प्रोग्राम होता है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है फुल फॉर्म के प्रश्न देख लीजिए और मैंने इसका वीडियो दिया हुआ है। 300 प्रश्न मैंने फुल फॉर्म के कराए हुए हैं, उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। यहाँ पर कुछ और प्रश्न देख लीजिए। EMI जो इसका फुल फॉर्म इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। PO का फुल फॉर्म प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है। KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। NGO का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। UNA का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। OPEC का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सप्लोटिंग कंट्रीज होता है। नाटो का फुल फॉर्म देख लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी होता है। अगर बात करें DRDO के तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। APEC का फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था DNA किस कोशिका में पाया जाता है, इससे रिलेटेड ही प्रश्न पूछा गया था। अगर बात करें DNA के तो इसका फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ज़्यादातर कोशिकाएं जो है नाभिक में पाया जाता है और इसे परमाणु DNA भी कहा जाता है। इसके अलावा DNA की एक छोटी मात्रा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। इसे माइटोकॉन्ड्रियल DNA या mtDNA कहते हैं। अगर बात करें DNA तो एक लंबा अणु होता है। जब इसमें संघनित और छोटा किया जाता है तो माइक्रोस्कोप के नीचे यह 23 जोड़े गुणसूत्र रूप में दिखाई देता है। गुणसूत्रों का आकार और संख्या प्रजातियों के बीच अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए फल जो मक्खी में टोटल 4 गुणसूत्र होता है, जबकि टोड में 18 गुणसूत्र होता है। DNA सभी ज्ञात जीवित जीवों के विकास, कामकाज और प्रजनन में इस्तेमाल होने वाला ज़्यादातर अनुवांशिक निर्देशों को रखता है। DNA जो है स्टैंडर्ड मोनोमेरिक यूनिट से बने होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। एक मानव कोशिका में लगभग 6 पिकोग्राम यानी कि PGDNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंचनजंगा की ऊंचाई पूछा गया। इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई जो है 8586 मीटर हो जाएगा। अगर फीट में बात करें तो 8169 हो जाएगा फीट। कल जो है
हिमालय से भी पूछा गया था, जिसमें जो ऊंचाई पूछा गया था हिमालय के पर्वत माउंट एवरेस्ट का, लेकिन आज जो कंचनजंगा से पूछा गया, इसलिए आपको जो है ऊंचाई वाले जितने भी पर्वत है वो सभी याद रहना चाहिए। अगर बात करें, यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह हिमालय के कंचनजंगा हिमालय में स्थित है। यह नेपाल के कोसी प्रांत और भारत में के सिक्किम राज्य के बीच की सीमा पर है। कंचनजंगा पर्वत समूह जो है एक विशाल क्रॉस के आकार का है। यह पर्वत नियोप्रोटोरोजोइक प्राचीन प्री कैम्ब्रियन की चट्टानों से बना हुआ है। कंचनजंगा के क्षेत्रों में कुल 14 संरक्षित क्षेत्र है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। इस उद्यान में जेमू हिमनद समेत कई जो है हिमनद दिए गए हैं। अगर बात करें, इसमें जो है कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ और हिमालय तहर जैसे वन्य जीव रहते हैं। पहाड़ चोटियाँ जो है, इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। केटू जो है, जिसे जो है गॉन्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। उत्तर पश्चिम काराकोरम रेंज में यह स्थित है। यह आंशिक रूप से कश्मीर के बाल्टियन क्षेत्र में जो पाकिस्तान के नियंत्रण में, और आंशिक रूप से झिंजियांग क्षेत्र जो चीन द्वारा नियंत्रित में स्थित है। अगर पूछा जाए नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितना होगा, 7,816 मीटर, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह पर्वत शिखर पूरी तरह से भारत में स्थित है। नंदा देवी शब्द का शाब्दिक अर्थ आनंद देने वाली देवी है। यह दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी का रिकॉर्ड रखता है। विविध वनस्पति और जीवों में समृद्ध नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगर बात करें कामेट पर्वत की, तो इसकी ऊंचाई जो है 7,756 मीटर है। यह गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र के उत्तराखंड के जास्कर श्रेणी में स्थित है, और यह जो तिब्बत के बहुत करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वह रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कि शास्त्रीय नृत्य और जो लोक नृत्य, ये सबसे भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, स्टैटिक जीके में जाकर सारे कवर जरूर कर लीजिएगा। ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम से जुड़ी हुई कुछ खास बात जान लीजिए। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है नृत्य शास्त्र से हुआ है, जो नाटक पर लिखी गई एक प्राचीन रचना है। भरतनाट्यम में नृत्य, संगीत और नाट्य तत्व मौजूद होता है। भरतनाट्यम के जनक राजा राजेंद्र चोल थे, जो तमिलनाडु में करीब 1000 ईसा पूर्व में शासन करते थे। भरतनाट्यम में नृत्य क्रम में अलारिपू, जाति, स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना जैसे कई अंश होते हैं। भरतनाट्यम में नृत्य करने के लिए 3 स्तरों पर प्रशिक्षण लेना होता है। भरतनाट्यम में नृत्य जो है पैरों, हाथों और शरीर, सिर, गर्दन और आंखों की गतिविधि का एक अनूठा पैटर्न होता है। अब चलिए इसके कलाकार से भी प्रश्न पूछा जा रहा है लगातार, इसलिए इसको कराना जरूरी है। कथक से देख ली कौन कौन कलाकार हो जाएंगे। कथक के कलाकार जो है बिरजू महाराज है, गोपी कृष्णा, शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमाली, सुनैना हजारीलाल, कुमुदिनी लखिया और शोभना नारायण, ये सभी जो है कथक से संबंधित है। भरतनाट्यम से कौन कौन संबंधित है वो भी देख लीजिए। भरतनाट्यम के कलाकार जो है टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, आनंद शंकर, जयंत सीवी चंद्रशेखर, गुरु श्री श्री MK सरोजा, शांता और VP धनंजय है, ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित। और भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। बात करें मणिपुर के, तो माम्बू सिंह, बीनो देवी, राजकुमार सिंहजीत सिंह और गुरु बिपिन सिंह, ये सभी जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम के कलाकार देख लीजिए, श्रीमती कला कटलम क्षेमावती, ये जो भी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। पवित्रन डॉक्टर श्रीमती कनकरेले, ये जो है मोहिनीअट्टम से संबंधित है। छऊ के नृत्य की बात करें तो मकर ध्वज दरोधा, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे जो है छऊ नृत्य से संबंधित है। ओडिसी के कलाकार देख लीजिए। ओडिसी कलाकार की बात करें तो केलूचरण महापात्र, सोनल मान सिंह, गीता महलिक, डॉक्टर मीनाती मिश्रा, ये सभी जो है ओडिसी से संबंधित है। कथकली के कलाकार देख लीजिए, PK कुंजू कुरूप, कलामंडलम राजन, मधुवर वासुदेवन नायर, कलामंडलम गोपी, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर, सभी जो है कथकली से संबंधित। और कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी के देख लीजिए, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, वैजंती काशी, वेमपति चीना सत्यम, ये सभी जो है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। यक्षगान के कलाकार देख लीजिए, रामचंद्र सुब्रिया हेगड़े चिंतनी, ये सभी यक्षगान के कलाकार है। सत्रिया का देख लीजिए, धनकांत बुरा बयान, सारोदी शौकिया, ये सभी जो है सत्रिया नृत्य से संबंधित है। कुडियट्टम से कौन कौन संबंधित है, अमनूर माधव चकियार संबंधित है। पंडवानी जो है तीजन भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा याद। कालबेलिया जो है गुलाबो सपेरा संबंधित है। और क्रिएटिव नृत्य कोरियोग्राफी से उदय शंकर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तमस पुस्तक के लेखक पूछा गया था। कुछ लोग बता रहे हैं तपस, कुछ लोग बता रहे हैं तमस। तमस के लेखक जो है भीष्म साहनी है। अगर तपस पूछा जाता तो उसके जो है लेखक जो है सुरेश राही हो जाएगा। आप लोग बताइएगा जो इसका क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद को बोलने का अधिकार दिया जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 105 फर्स्ट के तहत संसद के सदस्यों को बोलने की आज़ादी मिलती है। संविधान के अनुच्छेद 105 2 के तहत संसद के सदस्य या उसकी समितियों में कहा गया बातों या मतदान के लिए कानूनी कार्रवाई से बचाव मिलता है। अगर बात करें इसमें जो एक और क्वेश्चन कुछ लोग बता रहे थे, इसमें जो अटॉर्नी जनरल का बात किया जा रहा था, जो किस अनुच्छेद के तहत वो उनका जो है किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है, अनुच्छेद 88 हो जाएगा। पर बहस हुई, इसने मंत्री और भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद में बोलने और भाग लेने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 88 के तहत। अगर बात करें अटॉर्नी जनरल की महान्यायाधीश अनुच्छेद 76 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 76 याद रखिएगा, महान्यायवादी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं, अब लोग बताइएगा, जीरो आवर मूवमेंट जो है कब चलाया गया था? अगर बात करें इसका जो है तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है। यह 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगर दूसरा क्वेश्चन जो कुछ लोग बता रहे थे, एक साथ एक दिन और 1 घंटा किससे संबंधित है, अगर ये पूछा गया होगा तो यह जो है 1 तारीख 1 घंटा एक साथ जो है अभियान स्वच्छता के लिए एक बड़ा अभियान है। यह अभियान जो है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस अभियान के तहत 1 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे सभी नागरिकों ने स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंदरगाह की संख्या पूछा गया था। अगर बात करें भारत में टोटल जो है 13 प्रमुख और जो है 200 से ज़्यादा छोटे और मध्यम बंदरगाह है। कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह देख लीजिए। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला, विशाखापट्टनम, JNPT और मुद्रा बंदरगाह शामिल है। भारत के प्रमुख बंदरगाहों का प्रशासन भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के पास होता है। छोटे बंदरगाह का प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों के राज्य समुद्री बोर्डों के पास होता है। भारत में बंदरगाह के जरिए होने वाले कार्गो हैंडलिंग का सालाना आंकड़ा 2627 मिलियन मीट्रिक टन है और भारत के बंदरगाहों से होने वाला समुद्री व्यापार देश के कुल व्यापार का करीब 70% होता है। भारत के बंदरगाहों से लौह अयस्क, वस्त्र, रसायन, पेट्रोलियम और कोयला जैसे कई तरह के सामानों का आदान प्रदान होता है। भारत में जो है कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, वो सभी देख लेते हैं। भारत में बंदरगाहों को विकसित करने के लिए सागरमाला परियोजना और राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम जैसे प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। सबसे पहले देखिए, अगर नहावा सेवा पूछा जाए या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। अरब सागर के राजा बंदरगाह के रूप में इसे जाना जाता है। भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जो है मुंबई पोर्ट में और पश्चिम मुंबई महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह मुर्मुगांव पोर्ट दक्षिण गोवा और गोवा में स्थित है। भारत के सबसे शुरुआती आधुनिक बंदरगाहों में से एक कोचीन पोर्ट जो है यह कोचीन केरल में है। अरब सागर और हिंद महासागर मार्ग पर प्रमुख बंदरगाह यह 2 द्वीप वेलिंगटन और वालपद्रम पर स्थित है, जो पनाम्बुरम या न्यू मंगलोर पोर्ट मैंगलोर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के किनारे पर एक मौसम का बंदरगाह है। अगर बात करें पारादीप पोर्ट का तो यह जगतसिंहपुर उड़ीसा में, पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में हो जाएगा। वहीं पर पूछा जाए हल्दिया पोर्ट तो यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगर पूछा जाए पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप दिया तो यह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह जो है यह गुजरात में है। पश्चिमी तट के प्रमुख यह बंदरगाह है। भारत का सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बंदरगाह है। तूतीकोरिन पोर्ट तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन फॉस्फोरस किसके अंतर्गत आता है? इसी प्रकार से कुछ प्रश्न पूछा गया था। अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया जाएगा तो कार्बनिक और कार्बनिक फॉस्फोरस क्या होता है, इसमें फॉस्फोरस के रूप जो जान लीजिए। जलीय प्रणालियों में फॉस्फोरस कार्बनिक फॉस्फेट और अकार्बनिक फॉस्फेट के रूप में होता है। कार्बनिक फॉस्फेट में कार्बन आधारित अणु से जुड़ा एक फॉस्फेट अणु होता है, जैसा कि पौधे, पशु, ऊतक में होता है। फॉस्फेट जो कार्बनिक पदार्थ से जुड़ा नहीं है वह अकार्बनिक है। अकार्बनिक फॉस्फोरस पौधों द्वारा आवश्यक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण से अनुच्छेद पूछा गया था। इसका अगर क्वेश्चन पूछा गया होता तो ये अनुच्छेद 330 के तहत जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला राज्य पूछा गया था। इसका आंसर तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 95.17% जो है हिंदू आबादी है। ओडिशा में 94% और छत्तीसगढ़ में 93% हिंदू आबादी है। मध्य प्रदेश में टोटल 91% और गुजरात में 89% हिंदू आबादी है। राजस्थान में 88.5% हो जाएगा। कर्नाटक में 84% और त्रिपुरा में जो है 83.4% हिंदू आबादी है।
अगर बात करें हिंदू के टोटल जनसंख्या का तो 96.63 करोड़ हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार, जो 79.8% होता है। मुस्लिम का परसेंटेज पूछा जाए तो 14.2% हो जाएगा। ईसाई का पूछा जाए तो 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन जो है 0.4% हो जाएगा। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य में, सबसे पहले उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। ये सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से पूछा गया प्रश्न था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला नहीं है लेकिन इसी से कुछ मिलता जुलता प्रश्न पूछा गया था। इसकी शुरुआत जो है एक जिला एक उत्पाद जो कि पहल की शुरुआत केंद्र सरकार ने किया था। इसका मकसद देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत हर जिले में एक खास उत्पाद को चुना जाता है और उसे ब्रांड किया जाता है। ODOP पहल से शुरू कुछ खास बात को जान लीजिए, यानी जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के तहत अब तक देश के 761 जिलों में 1102 उत्पादों की पहचान किया जा चुका है। इसका पहला मकसद जो है स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देना, रोजगार के मौके पैदा करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इससे पहले भारत के निर्यात में बढ़ोतरी होने की उम्मीद दिया गया था। इसके पहल के तहत जिलों में उत्पाद के निर्यात और सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान से प्रश्न पूछा गया था। इसके पहले कप्तान जो CK नायडू थे। CK नायडू होलकर आर्मी के सेनापति थे और एक बेहतरीन बल्लेबाज भी थे। इन्होंने 1915 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया था। CK नायडू आंध्र प्रदेश केंद्रीय, भारतीय केंद्रीय, प्रोविंसेस एंड बरार हिंदू होलकर यूनाइटेड प्रोविंस और भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेले हैं। अगर बात करें कुछ क्रिकेट की इंपॉर्टेंट फैक्ट के तो स्वतंत्र भारत के पहली क्रिकेट टीम के कप्तान लाला अमरनाथ थे। इन्होंने 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ पहली टेस्ट सीरीज जीते थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले वनडे कप्तान अजीत वाडोडकर थे। इन्होंने 1974 में पहली बार कप्तानी की थी और सिर्फ 2 मैच खेले थे। रोहित शर्मा फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए रोहित शर्मा की टीम के कप्तान होंगे और हार्दिक पांड्या इसके उप कप्तान थे और भारत ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था गीत गोविंद पुस्तक से रिलेटेड आया था। इसका लेखक कौन हो जाएगा? जयदेव हो जाएगा। गीत गोविंद जो है संस्कृत गीत गोविंदम ISST गीता गोविंद 12वीं सदी के हिंदू कवि जयदेव द्वारा रचित एक रचना है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक भी जान लीजिए जो पूछा जाने की संभावना है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। राज तरंगिनी कलहन द्वारा लिखा गया है। कथा सरित सागर शैव सोमदेव द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र वात्स्ययन द्वारा लिखा गया है। प्रश्नोत्तर मालिका अमोघ वर्ष निप त्रिंग द्वारा लिखा गया है। स्वप्न वासदत्तम भास द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरितम अश्व घोष द्वारा लिखा गया है। नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रम ऋषि रघुवंशम ये तीनों जो है कालिदास द्वारा लिखा गया है। अमर कोश के लेखक अमर सिंह है। पंच सिद्धांतिका वृहत संहिता इसके लेखक जो है वारामिहिर हैं। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टम के लेखक आर्यभट्ट है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नीति सार के लेखक कामानंद है। इहोल प्रशस्ति के लेखक रवि कीर्ति है। इंडिका के लेखक मेघास्तनीज है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हो जाएगा। चरक संहिता के लेखक चरक हो जाएगा। लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय हो जाएगा। हर्षचरित्रम कादम्बरी नागानंद रत्नावली के लेखक बाणभट्ट हो जाएगा। गाथा सप्तशती के लेखक हाल हो जाएगा। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हो जाएगा। नैष धचरित के लेखक श्री हर्ष हो जाएगा और बीजकटिकम के लेखक शूद्रक हो जाएगा और गीत गोविंद तो अभी जस्ट किए जयदेव हो जाएगा और नवरत्न के लेखक वीर सेना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था? इसके क्वेश्चन जो इसका आंसर 1948 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें भारत में जनगणना अधिनियम 1948 में लागू हुआ था। यह भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत भारत या उसके किसी भी हिस्से में जनगणना कराया जाता है। इस अधिनियम में कई बार संशोधन किया जा चुका है। 1949 के बाद से जनगणना का आयोजन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा किया जाता है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुआ था लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुआ था। भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुआ था और स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में हुआ था। जनगणना के जरिए देश के हर व्यक्ति से जुड़े जनसांख्यिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक डेटा एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Pb + CuSO4 बराबर PbSO4 + Cu में इसमें Cu अलग क्यों हो जाता है? यह अभिक्रिया संभव है क्योंकि फेरस की क्रियाशीलता Cu से अधिक होता है। इस कारण जो है FeCuSO4 में Cu का विस्थापन करके FeCuSO4 बन जाता है। अब यहाँ पर आप Fe से समझ लीजिए, Pb रख लीजिएगा। यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, ललित कला अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पवन कुमार को सम्मानित किया गया था। अगर बात करें, पवन कुमार को ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 63वें राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कमानी ऑडिटोरियम नई दिल्ली में किया गया था। पुरस्कार विजेता को अकादमी की ओर से 2 लाख रुपए और एक ताम्र पट्टिका और एक शॉल दिया जाता है। और ललित कला अकादमी की शुरुआत जो है 1954 में हुआ था। अगर पूछा जाए संगीत नाटक अकादमी की, तो ये जो 1953 हो जाएगा, सॉरी 1952 हो जाएगा। और साहित्य अकादमी पूछा जाए तो 1954, और ललित कला पूछा जाए तो वो भी 1954, लेकिन संगीत नाटक अकादमी 1952 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, मौर्य वंश के बाद किस राजवंश मगध पर शासन किया था? सभी लोग को पता है, हसीन मशूक शाह जो है, खान सरदोज जी को पता होगा, सभी को ट्रिक पता होगा। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश जो इसका शासन किया था। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। शुंग वंश या शुंग साम्राज्य प्राचीन भारत का एक राजवंश था। शुंग राजवंश मगध पर शासन करने वाला 7वां राजवंश था। शुंग राजवंश में कुल 10 राजाओं द्वारा 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व में 112 वर्षों तक शासन किया गया। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश के प्रथम शासक थे। पुराणों में पुष्यमित्र शुंग को सेनानी कहा गया है। शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहां उनके पूर्वज मौर्यों के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। शुंग वंशीय पुष्यमित्र अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य के सेनापति थे। इन्होंने अपने स्वामी का वध करके मगध की सत्ता प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, साइकिलिंग में आया था। साइकिलिंग में पूछा गया था पेलोटन का क्या अर्थ होता है? अगर इसका अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा छोटी गेंद या प्लाटून होता है। सड़क साइकिलिंग दौड़ में सवारों का मुख्य समूह या पैक जो है, समूह में सवार अन्य सवारों के पास विशेष रूप से पीछे या सवारी का करके ऊर्जा बचाते हैं। ड्रैग में कमी नाटकीय है। यह एक अच्छी तरह से विकसित समूह के बीच यह 40% तक हो सकता है। पेलोटन एक एकीकृत इकाई के रूप में यात्रा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी की कौन सी जयंती पर शुरू हुआ था? सभी लोग को पता है, 150वीं जयंती पर शुरू हुआ था। अगर बात करें, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस अभियान का मकसद महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भारत उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में श्रद्धांजलि दे। इस अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2019 तक परिवार को शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान प्रणाली, गांव की सुरक्षा और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति जैसी सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया था। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छ बनाए रखने के बारे में शिक्षा दिया था। इन्होंने दोनों तरह की मिलनता से मुक्ति की परिकल्पना भी किए थे। जितने भी 8 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे एमटीएस के आगे के एनालिसिस के वीडियो आपको इसी प्रकार मिलते रहेंगे। और इस सभी का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सभी का पीडीएफ जो वहाँ पर आपको मिल जाता है, इसलिए जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो इन डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो जो आ रहा है, उन सभी को आप लोग जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि आपके जिनका भी एग्जाम है यही से ज़्यादा प्रश्न बन रहा है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देख लेते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।